आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करते हैं लेक्चर्स को। आज टॉपिक लेके आया हूँ वेल्ड जॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने रिविट जॉइंट पढ़ा है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिविट पढ़ना हो तो आप लोग पहले रिविट पढ़ लीजिए, तब वेल्ड पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। आज का लेक्चर है आपका वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट आप लोग जानते ही हो, वेल्डिंग का क्या क्या एडवांटेज है उसको भी देख लेते हैं। क्या एडवांटेज है इसका? वेल्डिंग आपकी क्या होती है, इफ़िशियंसी इसकी हाई होती है और ये इकोनॉमिकल होता है। इफ़िशियंसी हाई का मतलब क्या है? आप लोग जब दो प्लेटों को आप जोड़ते थे, किसके लिए? रिविट में। जब रिविट में आप दो प्लेटों को ऐसे जोड़ते थे तो उसमें क्या करते थे, दोनों प्लेटों में होल बनाते थे, तो उसमें रिविट आप ऐसे लगाते थे। ठीक है, तो उसमें रिविट लगाया जाता, तो रिविट को दोनों साइड से, एक साइड तो उसमें हेड रहता ही था, फिर नीचे साइड में भी आप हेड बना देते थे। तो वहाँ क्या होता था, आपका इस प्लेट को काटना पड़ता था। यहाँ क्या है, इस प्लेट को काटना नहीं है, प्लेट को, दो प्लेटों को जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का जहाँ जॉइंट होगा वहाँ पर वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, उसी को हम लोग वेल्ड जॉइंट कहते हैं। आगे एडवांटेज क्या है, होल की आवश्यकता नहीं है इसमें। जो होल बनते हैं ये होल नहीं बनाने पड़ते हैं वेल्ड में। अगला क्या है, जोड़ जल्दी स्थाई किया जा सकता है। इसमें जो है आप लोग इसको जल्दी से बनाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ क्या है, पहले आप प्लेटों में होल करिए, ठीक, फिर रिविट लगाइए, रिविट को फिर नीचे से आप प्रेशर द्वारा उसको कंप्रेस करिए। अगला क्या है, नॉइज़ कम होता है। हाँ, रिविट को आप क्या करते हैं, उसको ठोकते हो तो क्या होता है, नॉइज़ क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। किसका एडवांटेज है? वेल्ड जॉइंट का। बात करते हैं आगे डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में क्या है, आप लोग को इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, अदरवाइज़ ये इसमें क्या होता है, वेल्डिंग में इधर उधर आग लगने का खतरा भी रहता है ना। गर्मी के कारण उपांगों में विस्फोरण हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ है, आप अगर उसको, ये पेन ही है, पेन आप गर्म करोगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा ना। तो वही केस इसमें स्टील के साथ भी है। आप उसको जब गर्म करते हो, क्योंकि वेल्डिंग आपका कैसे होता है, हीट से ही होता है, तो जब उससे हीट दिया जाता है तो वो क्या होता है, उसमें ऐंठन टाइप का आने का डर रहता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो रिविट जोड़ की अपेक्षा ये जल्दी विफल हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ आप लोग वेल्डिंग लगाए हो और एक हथौड़ा मारा जाए तो ये टूट सकता है, लेकिन अगर यहीं रिविट लगा हुआ है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, वेल्ड जॉइंट क्या होता है और वेल्ड जॉइंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट का कितना टाइप होता है, कितने टाइप का वेल्ड जॉइंट होता है। ठीक है, आगे मेनली होते तो बहुत सारे हैं। सॉफ्ट वेल्ड होता है, पढ़ना आपको दो ही है, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड। आपके सिलेबस में फिलेट और बट है, तो आज हम लोग कवर करेंगे फिलेट वेल्ड को। ठीक है, अगले लेक्चर में बट वेल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज फिलेट वेल्ड के बारे में। फिलेट वेल्ड क्या होता है, जब जैसे दो प्लेटें हैं, जैसे यहाँ भी दिखाया गया और यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, एक ये हाइलाइटर है, ये स्केल है, दोनों चीज़ को जोड़ना है, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐसे रखेंगे। ठीक, वो इधर भी वेल्डिंग करेंगे, इधर भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फिलेट वेल्ड कहलाएगा। बट वेल्ड क्या होता है, दोनों प्लेटों को आप ऐसे रखिए, इनके बीच में जो ये गैप बन रहा है, इनके बीच में जो गैप बन रहा है, इसमें आप वेल्डिंग करिए, तो ये क्या कहलाता है, बट वेल्ड कहलाता है। और फिलेट वेल्ड का मतलब, आप चीज़ों को ऐसे रख सकते हैं। ठीक, ये ऐसे ऐसे रख के आप साइड में वेल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका फिलेट वेल्ड में, जहाँ आप वेल्डिंग कर रहे हो, जैसे ये पोर्शन जो होगा ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, इस फेज से, इससे 90 बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फिलेट वेल्ड कहलाएगा। यहाँ क्या है, 180 डिग्री बन रहा है टोटल, तो ये आपका बट वेल्ड कहलाएगा। तो इसलिए फिलेट वेल्ड में आप लोग पढ़ भी सकते हो डिफिनीसन क्या लिखी हुई है। यदि किन्हीं दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर वेल्ड से जोड़ा जाए तो फिलेट वेल्ड कहलाता है। जैसे ये दो प्लेट हैं, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ क्या करिए, वेल्डिंग लगा दीजिए। ठीक है, तो ये फिलेट वेल्ड कहलाएगा। अब क्या किया गया है, ये दो प्लेटें ली गई हैं,
आप लोग देख सकते हो इसको, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, इस तरह समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों को ऐसे रखा गया है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ वेल्डिंग की गई है। वेल्डिंग करने से क्या हुआ है, ये इसका जो थोड़ा सा पोर्शन अंदर चला गया है, ठीक है। इसको फ्यूजन जोन कहते हैं। जो ये पोर्शन आपको पहले यहाँ ओरिजिनल शेप था ये, लेकिन हीट के कारण, गर्मी के कारण ये क्या हुआ, थोड़ा सा अंदर चला गया, तो ये फ्यूजन जोन कहलाएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये जो आपका एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल के बीच में हम लोग इतना वेल्ड भरेंगे। तो इतना वेल्ड जो भरा जाएगा, तो उसको 3 तरीके से इसको दिया जा सकता है। पहला है कॉन्वेक्स वेल्ड, दूसरा है कॉनकेव वेल्ड, तीसरा है फ्लैट फिल्टेड, ठीक है। तो ये जो शेप है आपका, इसको हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं फिलेट वेल्ड को, कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, कॉनकेव फिलेट वेल्ड और फ्लैट फिल्टेड वेल्ड, फ्लैट फिटेड वेल्ड, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या आता है आपका, आगे इसमें जो चीज़ें हैं, इसको हम लोग लेग कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी वेल्ड हुआ है, इसको लेग कहते हैं या साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं, ठीक है। साइज ऑफ वेल्ड का मतलब कितनी दूर में, कितनी लंबाई में वेल्डिंग हुई है, उसको हम लोग साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। इस रूट से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी साइज ऑफ वेल्ड कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस आपकी साइज ऑफ वेल्ड कहलाएगी। लेकिन दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो कम होगा, वही हमारा साइज ऑफ वेल्ड होगा, वेल्ड की माप होगा, ठीक है। हिंदी में वेल्ड की माप कहते हैं उसको। अभी क्या है, ये लेग हो गया, ये आपका टॉप हो गया, यहाँ टॉप हो गया दोनों, ये रूट हो गया, ठीक है। ये मेन आपका रूट हो गया। अब क्या करते हैं, एक इमेजिनरी इस दोनों आप टॉप को ज्वाइन करिए, दोनों टॉप को आप ज्वाइन करें, उसके बाद रूट से परपेंडिकुलर डालिए। रूट से परपेंडिकुलर डालेंगे, जहाँ मिलेगी ये रूट, ये जो आपने टॉप को ज्वाइन किया, ये इन दोनों टॉप को आपने ज्वाइन किया है, ये दोनों लाइन जहाँ मिलेंगी, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, थ्रोट थिकनेस कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग, ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस जो होगी, उसको हम लोग थ्रोट थिकनेस कहते हैं। ये इसको आप लोग कंठ मोटाई कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ टी से दिखाते हैं। रेविट में टी क्या होता था, प्लेट की मोटाई होती है। तो यहाँ जो प्लेट की थिकनेस होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टीपी दिखाते हैं। टीपी प्लेट की थिकनेस, प्लेट का मतलब ये जो चीज़ें हैं, उसकी जो थिकनेस होगी हम लोग टीपी से दिखाते हैं। तो ये थ्रोट थिकनेस शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्या है, अगर आपको कॉन्वेक्स के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, थ्रोट थिकनेस कहलाएगी। इसके लिए तो सिंपल है, आपकी थ्रोट थिकनेस क्या होगी, इतनी ही होगी। ये वाला केस हमने अभी बता ही दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको भी देख लीजिए क्या क्या टर्म है ये। पहला है आपका द टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड कितने तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। पहला है इसमें डायगोनल फिलेट वेल्ड। अगर ये डायगोनली दिया जा रहा है तो इसको डायगोनल फिलेट वेल्ड कहते हैं। इस तरह दिया जा रहा है तो इसको ट्रांसवर्स या इंड वेल्ड कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स या इंड वेल्ड कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, साइड वेल्ड, साइड फिलेट। साइड फिलेट क्या है, जो हम लोग साइड में फिलेट, साइड में वेल्डिंग करते हैं, उसको हम लोग साइड फिलेट कहते हैं। जैसे आपने इन दोनों प्लेटों को जोड़ा है, ठीक, इन दोनों प्लेटों को अगर ऐसे जोड़ना है आपको, तो इसके किनारे जो वेल्डिंग होगी वो क्या कहलाएगी, साइड वेल्ड। और जो सामने होगी उसको क्या कहेंगे, इंड वेल्ड, ठीक है। सामने होगी उसको हम लोग इंड वेल्ड, इसको साइड वेल्ड। साइड का मतलब होता है पार्श्व, हिंदी में कहते हैं पार्श्व माप, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई होंगी। आगे आता है क्या, वेल्ड की माप। टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड हो गया। वेल्ड की माप को अभी हमने बताया क्या होता है वेल्ड की माप, जितनी डिस्टेंस में आपकी वेल्डिंग हुई है वही आपका वेल्ड माप। जैसे देखिए लेग डिस्टेंस को ही वेल्ड की माप कहा जाता है। अब प्रभावी कंठ मोटाई, कंठ मोटाई भी बता दिया गया आपको। देखिए वेल्ड की जड़ों से वेल्ड की नोकों को मिलाने वाली रेखा की लंबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, प्रभावी कंठ मोटाई कहलाती है।
तो ये क्या होगा, T इक्वल्स टू K इंटू एस। यहाँ एक फार्मूला आ गया, T आपका बराबर किसके होगा, K इंटू एस। एस क्या है, फिर वेल्ड की माप है। K क्या है, यहाँ K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अगर एंगल 60 से 90 हो, दो चीज़ को आप जोड़ रहे हो, अगर इनका एंगल 90 है, 60 से 90 के बीच में है, तो K की वैल्यू 0.7 लेंगे। अगर यही वैल्यू आपकी 91 से 100 होगा, इनके बीच का एंगल अगर 91 से 100 होगा तो यही 0.65 लिया जाएगा यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो बात हो गई थ्रोट थिकनेस, कंठ मोटाई की। ठीक है, प्रभावी कंठ मोटाई। आगे क्या होता है, एक्चुअल लेंथ का मतलब जितनी लंबाई पर वेल्डिंग करनी होती है वही आपकी वास्तविक लंबाई होती है। पूरी जितनी लेंथ होगी, जितनी दूरी में आपको वेल्डिंग करना है, ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, प्रभावी लंबाई कहलाएगी, वास्तविक लंबाई कहलाती है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ। प्रभावी लंबाई क्या होता है, इसी एक्चुअल लेंथ में से हम लोग जितने नंबर ऑफ इसके वेल्ड होंगे, साइज ऑफ वेल्ड होगा, उतना उसको माइनस करेंगे। देखिए कैसे होगा। अभी क्या है, यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट होते इधर तक आई है। ठीक है, तो इसके किनारों पर क्या होगा, इसके किनारों पर तो वेल्डिंग आपकी यहीं ख़त्म हो जा रही है। जो हम लोग प्रभावी लेंगे तो देखिए सिरों पर पूर्ण कंठ मोटाई उपलब्ध नहीं होती। इसके जो सिरे होंगे वहाँ क्या होगा, यहाँ इसको मोड़ा नहीं जाएगा ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से इसको हम लोग इसीलिए माइनस करते हैं। तो अगर यहाँ दो किनारे आ रहे हैं तो हम लोग इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी, कि यहाँ क्या हो रहा है, 2 किनारे आ रहे हैं तो हमारा n की वैल्यू 2 आएगी। अगर ये वेल्डिंग यहाँ से लेकर केवल यहीं तक होता तब भी 2 किनारे आते इसके। ठीक है, ठीक, जितने किनारे आ रहे हैं उस n की वैल्यू आपकी वही हो जाएगी। शायद समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए चलते हैं। अगला क्या है, डिज़ाइन आप किसको करना है, डिज़ाइन किसकी करना है, फिलेट वेल्ड की। ठीक है, फिलेट वेल्ड की डिज़ाइन करना है तो आप लोग देखिएगा यहाँ। तो पहला काम आपका क्या है, साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड का मतलब जो आपने अभी ये डिस्कस किया, इस डिस्टेंस को हम लोग साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम 2 चीज़ें होती हैं। अभी आपको निकालना, साइज ऑफ वेल्ड आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको। ठीक है, अगर मोटे जो 2 प्लेटें हैं, ठीक है, 2 प्लेटें हैं तो दोनों में से जो पतली वाली प्लेट है, जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, अभी क्या करना है, ये तो आपकी मोटी है, ये चीज़ें पतली हैं, तो पतली वाली की मोटाई, पतले वाले भाग की मोटाई, ठीक है, क्या करना है, इसको 10 mm तक अगर मोटाई है इसकी, 10 mm तक मोटाई है तो हम लोग न्यूनतम माप 3 mm लेते हैं। अगर यही मोटाई आपकी 10 से 20 mm तक हो जाए तो 5 mm ले लेंगे, 20 से 32 mm तक हो जाए 6 mm, 32 से 50 mm तक हो जाए तो 8 mm, 8 से 10 mm के बीच में। ठीक है, ये मिनिमम लेना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको, ये तो एस होता है, एस से हम लोग क्या दिखाते हैं, साइज ऑफ वेल्ड, एस मिनिमम कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड का मतलब क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड का मतलब क्या है, जैसे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वेल्डिंग कितनी दूरी में हो रहा है, मिनिमम तो आप निकाल लिए, मैक्सिमम अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए, फॉर द स्क्वायर प्लेट का मतलब 2 प्लेटें हैं, इनके बीच स्क्वायर शेप बन रहा हो। ठीक है, अभी क्या है, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है, अगर ये स्क्वायर होता तो क्या होता, स्क्वायर टाइप का ये बनता। स्क्वायर साइज में क्या करना है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इक्वल्स टू प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। तो जो माप होगा, ठीक है, जो वेल्ड की माप होगा मैक्सिमम, वो कितना होगा, प्लेट की जितनी मोटाई होगी उसमें 1.5 mm कम कर देंगे। ठीक है, अगर यही राउंडेड एज है, राउंड का मतलब ये क्या है, राउंडेड है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये राउंडेड है, ये तो आपका फ्लैट है लेकिन ये राउंडेड है,
तो यहाँ अगर वेल्डिंग करनी पड़ी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस मैक्सिमम निकाल रहे हो तो 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई, ये जो प्लेट की मोटाई है उसका 3/4 करना है आपको। ठीक है, आगे क्या आता है तो ये दोनों चीज़ें आप लोग अभी उसमें क्वेश्चन से समझेंगे ज़्यादा। तो अगला क्या है आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस आपने कंठ मोटाई आप लोग T = K/S पढ़ ही लिए हैं। प्रभावी लंबाई भी स्मॉल l = कैपिटल L - 2s या NS लिख सकते हैं उसको। फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, सामर्थ्य हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर किसी की सामर्थ्य निकालनी है तो उसका स्ट्रेस इनटू एरिया करना पड़ता है। ठीक है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, तो प्रतिबल कितना होगा Fs हो गया, ठीक, क्षेत्रफल कितना आएगा L × T। ठीक है, L का मतलब कितनी लंबाई में ये वेल्डिंग हुई है, T का मतलब उसकी कंठ मोटाई। ठीक है, T का मतलब उसकी कंठ मोटाई, L का मतलब लंबाई, प्रभावी लंबाई। Fs आपका अपरूपण प्रतिबल हो गया, T आपकी कंठ मोटाई, L आपका प्रभावी लंबाई। ठीक है, आगे बात आता है ये आपका IS कोड 800/1984 के अनुसार कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, उसको आप लोग को ध्यान में रखना। ठीक, जहाँ अभी आपने पढ़ा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड वेल्ड कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, इधर वाला ट्रांसवर्स और इंड वेल्ड। ठीक, तो अगर इसको इंड वेल्ड कहते हैं तो हम, ये आपका इंड वेल्ड हो गया। ठीक, और इसको हम लोग पार्स वेल्ड कहते हैं, जो साइड में दिया जाता है। तो पार्स वेल्ड को हम लोग L से दिखा रहे हैं, और ये जो प्लेट है उसकी मोटाई कितनी दी गई है, चौड़ाई कितनी है, D है। तो इसमें कुछ रिलेशन दिया गया है, D का जो मान है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए L से। D का मान नॉट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, उसको काट देने का मतलब नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, D इज़ नॉट ग्रेटर देन L, L का मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, पार्श्व माप से ये मान आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, D इज़ नॉट ग्रेटर देन 16 TP। TP का मतलब प्लेट की मोटाई, ये जो प्लेट है ये प्लेट, ठीक, उसकी मोटाई आपकी TP होगी। D इज़ नॉट ग्रेटर देन, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 TP से। अगला क्या है, लैपिंग। ठीक है, लैपिंग जो होगा, ओवरलैपिंग की जो बात हो रही है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए, लेस देन है ना, लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 5 TP, ये 5 TP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इंड वेल्ड दिया जाता है ये नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब कम नहीं होना चाहिए 2s से, ये 2s से कम नहीं होना चाहिए इंड वेल्ड, 2s से आपका हमेशा ज़्यादा, तभी तो आपकी वेल्डिंग यहाँ रुक पाएगी। अगर आप ज़्यादा दूर वेल्ड नहीं करोगे तो ये पोर्शन आपका वीकर आ जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस में वेल्डिंग करते हैं। ठीक, हाँ, एक चीज़ें और हैं, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अगला है इंटरमिटेंट वेल्ड। इंटरमिटेंट वेल्ड का मतलब जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि थोड़ी दूर वेल्डिंग की गई, फिर रोक दिया गया, फिर थोड़ी दूर किया गया, फिर रोक दिया गया, फिर थोड़ी दूर करके। ठीक है, इसको इंटरमिटेंट वेल्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास लंबाई पर्याप्त है और वेल्डिंग आपको कम करनी है, ठीक है, देखिए जब वेल्ड के लिए अधिक लंबाई उपलब्ध होता था, वेल्डिंग कम लंबाई में करनी हो तो इसे वेल्ड, इंटरमिटेंट वेल्ड का प्रयोग करते हैं, तब इस पर इंटरमिटेंट वेल्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है, इसके बीच का जो गैप है उसको हम लोग स्पेसिंग कहते हैं, जिसको हमने स्मॉल g से दिखाया हुआ है, और जितनी दूर में वेल्डिंग हुआ है उसको हम लोगों ने L1 दिखाया है। ठीक, जितनी दूरी में वेल्डिंग हुआ है उसको हमने L1 से दिखाया है, और जितने बीच का गैप है उसको हमने क्या दिया है, स्मॉल g से दिखाया गया है। अब क्या करना है आपको, जो तनन उपांग होते हैं, तनन उपांग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तनन उपांग क्या होते हैं, संपीड़न क्या होते हैं। तनन उपांग का मतलब जिसमें हमेशा टेंसाइल फोर्स आता है। ठीक है, तनन का मतलब किसी भी चीज़ को आप खींच रहे हो। तनन उपांग में क्या होता है, स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब ये जो g है, g का मान, g का मतलब इन दोनों के बीच का गैप, g का मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 TP, TP का मतलब प्लेट की मोटाई, और 200 mm, जो कम हो, इन दोनों में से जो कम हो उससे
जी का मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक चेकिंग कंडीशन है, इसको जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। अगला है संपीड़न उपांक के लिए जी की जो वैल्यू है नॉट ग्रेटर देन 12 TP और 200 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वही हम लोग का जी से वो चीज़ आपकी नॉट ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्या आता है, जो L1 है आपका वो क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन, कम नहीं होना चाहिए 4S और 40 mm से, जो अधिक हो, इन दोनों में से जो अधिक होगा उससे L1 आपका कम नहीं होना चाहिए। इतना तो आपका L1 होना ही चाहिए, ठीक है। L1 आपका इतना होना चाहिए कि काम आपका बन सके, ठीक। ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे काम देखते हैं कि ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो सब कैसे होंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में दिए गए वेल्ड की माप 6 mm है, आपको S का मान दिया हुआ है 6 mm है, एवं अपरूपण प्रतिबल 108 mm दिया है, FS दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, प्लेट में तनन प्रतिबल 150 Nm/mm² आ रहा है। तो पार्श्व वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इनकी आपको लंबाई, पार्श्व का मतलब साइड वेल्ड, जो साइड में वेल्ड, इसको इंड वेल्ड कहते हैं, ठीक है, इंड वेल्ड कहते हैं, इसको पार्श्व वेल्ड कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होगे ये एक प्लेट है, ये गसेट प्लेट के साथ रखी गई है। इसमें क्या किया गया है, इसके किनारों पर वेल्डिंग कर दिया गया है। इस प्लेट की साइज़ कितनी है, ये इसकी मोटाई, ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है 120 है, और इसकी मोटाई जो होगी वो कितनी होगी 10 mm होगी, ठीक। अब क्या करना है आपको, S का मान दिया है 6 mm, तो T का मान हम लोग निकाल लेंगे। T का मतलब कंठ मोटाई, इसका मान क्या होता है, K/S होता है। तो यहाँ मालूम है किसी प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो क्या होगा, 60 से 90 के लिए K की वैल्यू 0.7 लेना है आपको, ठीक है। K की वैल्यू हम लोग 0.7 ले लेंगे यहाँ से। तो 0.7 ये हो गया, 6 आपका ये हो गया, दोनों मल्टीप्लाई किए तो 4.2 हो गया ये। आगे क्या होता है, आपको कुल लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। कुल लंबाई तो आपको दिया ही नहीं, लंबाई ही तो पूछा है, लंबाई ही तो पूछा है आपसे। आप क्या करेंगे, लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है, सामर्थ्य का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P बराबर क्या होता है, TL/FS होता है ना। तो यहाँ आपको T का मान आपने निकाला है, FS आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो L तो निकालना है आपको, लेकिन P भी नहीं मालूम है। तो P बराबर हो जाएगा 453.6 L न्यूटन, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पट्टी है इस पर क्या करना है आपको, ये पट्टी एक है, इस पर तनन जो सामर्थ्य आएगी वो कितनी आएगी, इस पट्टी का क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल। तनन सामर्थ्य जो होता है, अभी हमने रिविट में भी पढ़ा था इसको, ये कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 120 × 10 इसका क्षेत्रफल, प्रतिबल कितना होगा, FT आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तनन प्रतिबल, इससे गुणा कर देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, PT आपका आ जाएगा 18 4 × 0 न्यूटन। अब दोनों प्रतिबल को आप इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट कर रहे हैं, जब इसमें इतना तनन प्रतिबल आ रहा है इतना, और इसकी जो लंबाई है इतनी लंबाई में आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी तभी ये रुक पाएगा, ठीक है। इसकी जो सामर्थ्य होगी, इन दोनों की सामर्थ्य बराबर क्यों होगी, क्योंकि इस पर तो इतना तनन बल आ रहा है, इसका खिंचाव बल आ रहा है, और इसका जो वेल्डिंग है इतने लंबाई में करना पड़ेगा आपको, जिससे इस पर जो जितना खिंचाव बल आ रहा है उसको ये सह पाए। तो इसलिए दोनों को बराबर किया गया, तो 453.6 L हो गया, ये 18,000, ये 18 4 × 0 हो गया। तो L का वैल्यू आ गया आपका 397 mm। L की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है, 397 mm हो गया। और क्या करना है आपको, अब ये तो वैल्यू आ गई किसकी, पूरी वेल्ड की, पूरा जितना वेल्डिंग हो रहा है उसका वैल्यू आ गया है। आपको मालूम है इस प्लेट की चौड़ाई कितनी है 120 mm, तो जो इसमें इंड वेल्ड होगा इसकी जो लंबाई होगी वो 120 होगी। तो कुल में से 120 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा आपको, ठीक है। कुल लंबाई में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे,
पार्श्व वेल्ड की लंबाई 397 आ रहा है टोटल, उसमें से 120 हम क्या करेंगे घटा देंगे तो 277 आ गया। अब क्या मालूम चल गया आपको, ये मालूम है, ये मालूम है, इस वेल्ड की लंबाई मालूम है, इस वेल्ड की लंबाई मालूम है। अगर एक साइड के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, हाफ कर देंगे इसका 277 का, वन साइड के लिए इसका हाफ कर देंगे 138.5 mm हो जाएगा। ठीक, ये कौन सी लंबाई है, कौन सी लंबाई है, स्मॉल एल आ रहा है, प्रभावी लंबाई होगी। अगर वास्तविक लंबाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वास्तविक लंबाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आपने अभी क्या निकाला, प्रभावी लंबाई निकाला, एल इक्वस टू, प्रभावी को हम लोग स्मॉल एल से, एक्चुअल को हम लोग कैपिटल एल से, स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल एल माइनस एन एस। अब यहाँ आपने क्या निकाल लिया है, प्रभावी निकाल लिया है, ये निकालना है आपको। ठीक, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एल प्लस एन एस हो जाएगा। ठीक, तो वास्तविक लंबाई एल हो जाएगा, एल एल ये वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, प्लस 6 क्यों किया गया, इसमें एक किनारा इधर आ रहा है, एक किनारा इधर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस साइड वेल्ड के लिए एक किनारा इधर आएगा, इस साइड वेल्ड के लिए एक आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करें, अगर पूरे की बात किया जाए, पूरी लंबाई की बात करेंगे तो हमारा 2 इसमें एस आएगा। ठीक है, 2 इंटू एस हो जाएगा यहाँ। अगर पूरी लंबाई की बात किया जाएगा तो इस फार्मूले में क्या होगा, एन की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 2 किनारे आ रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्श्व की बात हो रही है, क्योंकि आप वन साइड के लिए निकाले हो 138.5, तो एक के लिए निकाले हो तो यहाँ 1 एस से मल्टीप्लाई, यहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड आ रहा है। शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी वेल्डिंग पूरी हो जाएगी। ये आपका डिजाइन का क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान से इसको समझिएगा। तो आप लोग एक काम कर लेंगे, एक स्टील टेबल आप लोग परचेज कर लीजिए सब लोग। ठीक है, स्टील टेबल रहेगी आपके पास तो काम आपको आगे मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो दिया होगा उस पर काम करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक तान अंग 2 कोणीय खंड ISA 100x100x10 mm का बना हुआ है। तान अंग में 250 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। कोणीय खंड संगम पट्टियों गसट प्लेट के दोनों ओर लगे हैं। उपयुक्त वेल्ड जोड़ का विकल्पन करें। अपरूपण प्रतिबल 110 मेगापास्कल दिया। मेगापास्कल और न्यूटन पर एम स्क्वायर एक ही होता है। यहाँ आपको ISA 100x100x10 mm दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्टील टेबल खोजेंगे। इसमें ISA 100x100x10 mm, 10 mm का मतलब ये, इस पे ही आपको काम करना है। हम डिस्क्रिप्शन में ये इसका PDF आपको भेज देंगे, तो आप वहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको अभिकल्पन करना है। अभिकल्पन करना है तो आपको प्लेट की मोटाई कितनी दी गई है, 10 mm दी गई है। ठीक है, प्लेट की मोटाई आपको दिया है, ये जो पट्टी है उसकी मोटाई कितनी है, 10 mm दी गई है। तो 10 mm आपको प्लेट की मोटाई दी गई है, तो आपको आगे करना क्या है, करना यही है, आपको प्लेट की मोटाई कितना दिया गया है, 10 mm दिया गया, तो न्यूनतम पार्श्व वेल्ड की माप कितनी होगी, न्यूनतम वेल्ड की माप कितनी होगी, 3 mm हो जाएगी। ठीक है, वेल्ड की न्यूनतम माप हो जाएगी 3 mm। और अधिकतम माप कितनी होगी, अधिकतम माप में भी 2 केस हैं। पहला अगर स्क्वायर प्लेट हो तो, दूसरा राउंडेड हो तो पहला हमारा यहाँ केस क्या है, देखिए यहाँ केस क्या है, ये थोड़ा किनारों पर जाके ये राउंडेड हो जाता है। ये जो आपका कोणीय खंड होता है, वो किनारों पर जाकर आपका राउंडेड हो जाता है। तो इसलिए वेल्डिंग आप लोग कहाँ करोगे, एक कुछ वेल्डिंग यहाँ करनी पड़ेगी और कुछ आपकी नीचे होगी, कुछ ऐसे यहाँ होगी और कुछ यहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ जो वेल्डिंग होगी वो क्या होगा आपका, किस में आ रहा है, ये गोलाकार किनारे आ जाएंगे। तो ये राउंडेड जो
एज होगा, राउंडेड का मतलब गोलाकार जो किनारे होंगे, उसके लिए एस का मान अधिकतम के लिए देख रहे हैं हम लोग 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई। तो 3/4 गुणे प्लेट की मोटाई 10 mm दिया हुआ है, तो एस मैक्सिमम आपका 7.5 आ जाएगा। अब क्या करना है, एस मिनिमम न्यूनतम इतना आया, अधिकतम इतना आया, तो दोनों के बीच में एक वैल्यू हमने 6 mm मान लिया है। ठीक है, न्यूनतम इतना आया है और अधिकतम इतना आया, तो इसलिए हम लोगों ने एक वैल्यू मान लिया है, कितना होगा 6 mm। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है कि एक प्लेट है, उससे हमारा 2 कोणीय खंड ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हमें इनकी लंबाई निकालनी है कि कितनी लंबाई में जुड़े होंगे। इस पर जो लोड दिया हुआ है आपको 250 किलोन्यूटन, उसके अकॉर्डिंग कितनी लेंथ होनी चाहिए इनकी, वो निकालना है आपको। मानते हैं हम इसकी लंबाई L1 होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी L2 होगी। ठीक है, ये जो कोणीय खंड दिया हुआ है ISA 100 गुणे 100 गुणे 10 का, उसके लिए हम क्या निकालेंगे इसका, हम निकालेंगे इसका केंद्रक। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इसका केंद्रक निकालेंगे। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका जो ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसका जो केंद्रक होगा, सेंट्रॉयड होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। आप स्टील टेबल ओपन करेंगे, इसमें इस टाइप का, क्योंकि इसी टाइप का शेप बन रहा है आप में, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 × 100 × 100 गुणे 100 गुणे 10 mm दिया है। ठीक है, तो 100 गुणे 100 वाले पे जाएंगे और थिकनेस कितनी है 10 है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शायद दिख रहा होगा, ये 10 mm है, तो इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारा जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी CXX यही निकालना है आपको। तो 10 mm पे हमारा जो ग्रेविटी आएगा वो कितना आएगा, 27.6 आ रहा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारा, इस पे 27.6 आ रहा है। ये कहाँ से आया, ISA 100 गुणे 100 गुणे 10 mm से, यहाँ से हमने सीधा देखा तो ये आपका यहाँ से आ रहा है। तो आप इसको इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक, इसका PDF हम भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको मालूम चल गया ये जो डायग्राम है, इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो कहाँ होगा, 27.6 से। और ये डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग, ऊपर से लेते हैं। क्यों लेते हैं ऊपर से, क्योंकि इसमें ये चीज़ दिखाया गया है ना कि जो डिस्टेंस CXX हो रही है वो कहाँ से होगी, ऊपर से होगी। तो इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको मालूम है 2 कोणीय खंड हैं, दोनों पर 250 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, एक पर मतलब दोनों पर लग रहा है। तो एक पर कितना आएगा, 250/2 हो जाएगा, तो 125,000 न्यूटन। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। अब एक पर कितना लोड आ रहा है, इतना आ रहा है। अब क्या करना है, इसमें 2 साइड हैं, एक साइड लोअर साइड है, एक ये साइड है। तो अपर वाली जो साइड है उस पर जो भार आएगा वो P1 होगा, नीचे वाली जो साइड है या नीचे जो वेल्डिंग हुआ है उस पर जो लोड आएगा P2 होगा, ऊपर जो वेल्डिंग हुआ है उस पर जो लोड आएगा क्या होगा, P1 होगा। इस लंबाई में जो वेल्डिंग होगी उस पर जो लोड वियर करेगा, जो लोड ये सहेगा वो क्या होगा, P1 होगा। और ये जो लेंथ है वो जो लोड सहेगा वो क्या होगा, P2 होगा। टोटल भार हमारा कितना है, 125 है। तो आपका P का जो मान है, कैपिटल P का, वो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ऊपर जो वेल्डिंग हुई है वो P1 होगा, नीचे जो वेल्डिंग का भार सहेगा वो क्या होगा, P2 होगा। यहाँ तक तो काम सही होगा आपका। अब क्या करना है आपको, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से आप मूवमेंट लीजिए, ऊपर से अगर मूवमेंट लिया जाए, मूवमेंट लेना है आप लोग को, सिंपल होता है। ये P है आपका, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 27.6 है। तो P गुणे 27.6, तो P का मान आपका इतना है, P गुणे 27.6 हो गया ये। ठीक, इनटू ये आपका कैसे है, ये आपका क्लॉकवाइज है, और दूसरा कौन सा है, P2। और ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि आपको मालूम है ये पूरा सेक्शन ये 100 का होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 100 होगा,
ये यहाँ से यहाँ तक 100 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 100 होगा, और इनकी थिकनेस 10 होगी। क्यों? क्योंकि 100 गुणे 100 गुणे 10 का सेक्शन दिया हुआ है। इसमें 100 ये होगा, 100 ये होगा, इसकी मोटाई 10 दी गई है। तो ये 100 हो गया, 100 गुणे P2, 100 गुणे P2 हो गया, क्योंकि मूवमेंट हम यहाँ से ले रहे हैं। इनके बीच की लेंथ क्या होगी? 100 होगी। तो इधर मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वेट कर दिया गया, क्योंकि आप इधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो बात तो वही होगी आपकी। तो P2 आप यहाँ से निकाल सकते हो। P2 कितना आ जाएगा? 34,500। ठीक, इसको फिर से देख लीजिए। ये जो लोड है, ये P जो लोड लगेगा वो केंद्र पे लगेगा, केंद्रक पे लगेगा। ठीक है, P जो भार है वो कहाँ लगेगा? केंद्रक पे लगेगा। अब क्या करना है? यहाँ से आप मूवमेंट लेंगे, आघूर्ण लेंगे। ये क्या करेगा? P आपका लग रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे है? 27.6 पे है। तो आप यहाँ से मूवमेंट लोगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा आपका। तो आपने इसको इधर लिखा है। P2 है आपका, ये पूरी डिस्टेंस आपकी 100 होगी। P2 गुणे 100 होगा तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आप उसको दोनों को इसीलिए इक्वेट किया गया। P2 आपका 34,500 आ गया। अब कुल भार में से आप P1 निकालना है, तो आप P2 माइनस कर देंगे तो 90,500 आ गया। ठीक है, 90,500 आ गया ये। अब क्या करना है आपको? देखिए, प्रति mm फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य। अब 1 mm के लिए इसकी सामर्थ्य कितनी होगी वो निकाल लीजिए, क्योंकि आपको सामर्थ्य का फार्मूला मालूम है, P = L × T × Fs। ठीक है ना, यही तो फार्मूला होता है फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य, L × T × Fs होता है। तो L की वैल्यू आपको 1 mm रखनी है। 1 mm के लिए भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें लंबाई ही तो निकालनी है, लंबाई मालूम नहीं है, लेकिन 1 mm के लिए निकाल लेंगे तो उससे हमारा लंबाई आ जाएगा। तो T की वैल्यू K × S होती है। K की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री से एंगल है आपका, यहाँ जोड़ क्या है? 90 डिग्री का है। तो 0.7 हो गया इसकी वैल्यू, और S की वैल्यू कितनी है? 6 है। फार्मूला तो आपका वही है ना, T हो गया, ये L हो गया, ये Fs हो गया। इसको और T को क्या लिख सकते हो? K × S लिख सकते हो। L आपका क्या होगा? L तो L ही रखिए, Fs हो गया। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 0.7 हो गई। S की वैल्यू कितनी है? आपने अभी 6 mm निकाला है। L की वैल्यू हमने 1 माना है। Fs आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 110। ठीक, तो हमारा 1 mm के लिए सामर्थ्य हमारी इतनी आ गई है। तो हम जो L1 निकालेंगे, L1 कैसे निकालेंगे? P1/1 mm पे जितनी सामर्थ्य आई है वो, अगर P2 निकालना है, P2/1 mm पे जितनी सामर्थ्य आई है वो। ठीक, बात करते हैं L1 की। तो L1 आप लोग, P1 आपको मालूम है 90,500 आया है, बटे 1 mm पे सामर्थ्य कितनी आई है? 462 न्यूटन। तो आप क्या करेंगे? 196 की mm आ जाएगा ये। L2 निकालेंगे यहाँ से, 34,500 आपको दिया हुआ है, ये निकला है P2। 1 mm पे सामर्थ्य आई है 452, ये आई है। आप करेंगे तो ये 75 mm आ जाएगा। ये कौन सी लंबाई है? ये आपकी कौन सी स्मॉल में दिया है, तो इसका मतलब कौन सी लंबाई है? प्रभावी लंबाई है। वास्तविक लंबाई निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 2s से मल्टीप्लाई जोड़ेंगे इसमें। यहाँ 2s क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक किनारा इसका ये है, एक किनारा इसका ये है। ऊपर भी 2 किनारे आ रहे हैं, नीचे भी 2 किनारे आ रहे हैं। तो जितने किनारे आएंगे उतना ही हम लोग उस लेंथ में ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या है? 2s हमने ऐड किया है, इसमें भी 2s ऐड करेंगे तो ये 208 mm और 87 mm आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले वास्तविक लंबाई जो निकाले थे हम लोग, ठीक है, यहाँ हम लोग वास्तविक लंबाई 138.5 mm कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। इसमें किनारा के कितना? एक ही है, तो इसलिए हमने एक s का मान इसमें जोड़ा है। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में जाकर। और आप लोग IS ये स्टील टेबल ख़रीद लीजिए। इस टेबल से जो चीज़ें हैं या इन सब की जो वैल्यू है, अभी तो आपका ये फिलेट वेल्ड चल रहा है, इससे बाद टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर है, कॉलम, बीम, सब कुछ पढ़ना है। तो उसमें टेबल आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए उसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।